हाय फ्रेंड्स। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और आप सभी स्वस्थ होंगे। मैंने यस्टरडे एक पीपीटी शेयर की थी जिसमें मैंने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को शेयर किया था। उसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन सब का, इन सारे क्वेश्चंस का मिश्रण था। तो 40 क्वेश्चन थे टोटल और वो मैंने शेयर किए थे यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप देख सकते हैं केशव अंडरस्कोर शर्मा अंडरस्कोर क्लासेस। तो 302 लोग उसको देख चुके हैं ऑलरेडी, उसको डाउनलोड कर चुके हैं। तो अभी मेरे चैनल पे 799 लोग जुड़े हुए हैं, 799 सब्सक्रिप्शंस हैं। तो जितने भी रिमेनिंग लोग हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पीपीटी को डाउनलोड करो, खुद से इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो और देखो कि आप कितना प्रिपेयर कर मतलब आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। आप उसको चेक करो कितने मार्क्स आप ला पा रहे हो। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है और अपना असेसमेंट खुद कीजिए जिससे आपको पता चल सके कि आप जो है कितनी प्रिपरेशन कर चुके हैं और कितनी प्रिपरेशन करना बाकी है अभी। ठीक है। तो आज मैं इसमें जो 40 क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो सीधा चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जो आपकी एग्जाम है, उसमें ऐसे कई प्रश्न आएंगे, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करो। और ये क्वेश्चन देखो, कई बार ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। जैसे अगर इनमें से आप एक भी, जैसे मान लो यहाँ पे मैं बताऊं, जैसे इसमें थर्ड वाला दे रखा है सी राजस्थान की राधा। तो ये बहुत इजी है, राजस्थान की राधा मीराबाई को बोलते हैं। तो देखो सी में आ गया सेकंड। तो अगर आप ये पता लगा, अगर आप इसको अच्छे से डिड्यूस कर लो कि सी में सेकंड आ गया, सबसे इजी वाले को सबसे पहले आप निकाल लो। ठीक है। तो उससे क्या फायदा होगा, आपको यहाँ पे आसानी होगी ऑप्शन चुनने में। तो यहाँ पे आपको पता है सी में सेकंड केवल ए ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, आपको ये दिख रहा है सी में सेकंड ओनली इस ऑप्शन में आ रहा है ए में। तो ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। बिना अदर ऑप्शन देके आप फटाफट इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अब आपको अदर 3 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर राजस्थान की मरु कोकिला कौन हो जाएगी, अल्लाह जिल्ला बाई हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए में आ जाएगा फोर्थ। फिर आपका क्या है बी में थर्ड। ठीक है, राजस्थान की उड़न परी कौन हो जाएगी, हमीदा बानो। ठीक है, तो बी में आ जाएगा थर्ड। और फिर आपका बचा वागड़ की मीरा। तो वागड़ की मीरा कौन हो जाएगी, गौरी बाई। ठीक है। तो इस तरह आप जो है इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे इजी वाले को पकड़ो जो आपको अच्छे से आता है। तो ये अगर आप ट्रिक अपनाओगे ना तो आपके मैक्सिमम सवाल सही होंगे, इस तरीके वाले जिसमें आपको मिलान करना होगा, तो वो आपके सारे सवाल सही होंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह कौन सी दिशा है। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। इसमें क्या पूछ रहा है भाई, अरावली, एक तो आपको पता होना चाहिए अरावली कहाँ पे स्थित है। ठीक है। और फिर तभी आप बता पाओगे कि अरावली की चौड़ाई किस तरफ बढ़ती जाती है। ठीक है। तो वैसे इसका जो सही आंसर है वो है ए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसमें जो है अरावली की चौड़ाई बढ़ती जाती है। अब उसका कारण मैं बता देता हूँ। ठीक है। मानो ये आपका अरावली पर्वत है। ठीक है। और यहाँ से ये है, और ये चौड़ाई बढ़ती जा रही है इसकी। तो ऐसा क्यों होता है, देखो, जब आपको पता होगा पर्वत कैसे बनते हैं, पर्वत बनते हैं जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स, ये टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं ऊपर नीचे धरती के नीचे। अब जब ये आपस में टकराती है ना ये, ठीक है, तो टकराती है तो यहाँ पे एक उभार का निर्माण होता है। तो जब ये ऐसा उभार बन जाता है तो इस उभार को हम बोलते हैं पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं बन जाती है। जब ये प्लेटें नीचे धरती के नीचे टकराती है, इधर से ये प्लेट टकराएगी और इधर से ये प्लेट टकराएगी। ठीक है, तो ये उभार बना देंगी और इसको बोलते हैं हम पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है। अरावली इसी तरह बनी है। अब देखो, अरावली श्रेणी क्या है, जहां जो आप उत्तर पूर्व है ना, उस एरिया में क्या हुआ, अरावली श्रेणी पे कंप्रेशन यानी जो इसका संपीड़न है वो बहुत ज्यादा हुआ। मतलब यहाँ पे कंप्रेशन ज्यादा हुआ। और जो आगे जो आप बात करते हैं दक्षिण पश्चिम की, वहां पे कंप्रेशन कम था। तो जहां ज्यादा कंप्रेशन होगा वहां चौड़ाई कम हो जाएगी। और जहाँ कम कंप्रेशन होगा, जब पर्वत बनते हैं उस समय की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे पत्थरों पे ज्यादा दबाव था, दोनों तरफ से संपीड़न ज्यादा था। तो इस वजह से यहाँ चौड़ाई घट गई। और दक्षिण पश्चिम में चूंकि दबाव कम था दोनों तरफ से, तो वहाँ चौड़ाई बढ़ गई। इसलिए इसलिए यहाँ पे चौड़ाई दक्षिण पश्चिम में ज्यादा होती है पर्वतों की। तो आप ये याद रख सकते हो, अगर एग्जाम में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर आप इस तरीके से याद करोगे तो आप ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे लाइफ में।
इसको एक स्टोरी की तरह याद करो कि हाँ ऐसा होता है, जब प्लेटें टकराती हैं तो इस तरह जो पर्वतों का निर्माण होता है, और जो कंप्रेशन फोर्स लगता है, संपीड़न फोर्स जिसको बोलते हैं, और उसकी वजह से इस तरह जो है आपकी चौड़ाई जो है बढ़ती करती है पर्वत की। ठीक है, आपको इसको स्टोरी के फॉर्म में याद रखना है ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गलत युग्म का चयन करें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गलत चुनना है हमें। माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान है, ये बिल्कुल सही बात है। जैसलमेर सर्वाधिक लू व आंधी वाला इलाका है, ये सही नहीं है। ठीक है, ये मतलब हमें गलत चुनना है, तो ये है वो गलत आंसर। झालावाड़ सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला है, ये सही बात है। कांडला राज्य के सर्वाधिक नजदीक स्थित बंदरगाह है। देखो सर्वाधिक लू चलती है आपकी श्री गंगानगर में। ठीक है, ठीक है, श्री गंगानगर में आपकी सर्वाधिक लू चलती है, तो इसलिए इसका उत्तर श्री गंगानगर होगा, जैसलमेर नहीं होगा। चलिए चलते फोर्थ क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन क्या क्या है। चूरू सर्वाधिक गर्म स्थान, फिर दूसरा है फलौदी सर्वाधिक शुष्क स्थान, तीसरा झालावाड़ सर्वाधिक आर्द्र स्थान, चौथा है भोराट का पठार सर्वाधिक आर्द्र स्थान। आप इसको एक बार अटेम्प्ट करो, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, सोचो इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसमें जो गलत युग्म है वो है भोराट का पठार सर्वाधिक आर्द्र स्थान नहीं। सर्वाधिक आर्द्र स्थान आपको पता होगा ही सबको। जो सर्वाधिक आर्द्र स्थान है आपका, वो कौन सा है? सर्वाधिक आर्द्र स्थान आपका है माउंट आबू। ठीक है, सो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, मतलब गलत युग्म कौन सा है, ये गलत युग्म हो जाएगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें गोडावन होता है। अब देखो गोडावन के ऊपर बहुत से सवाल बन सकते हैं, मैं आपको इसमें एडिशनल जानकारी दे देता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। याद रखना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके अलावा इसको सोन चिरैया भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको शर्मिला पक्षी भी बोलते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रखना, ऑडियोटिस निग्रिसेप्स। ठीक है, ऑडियोटिस निग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो ये गोडावन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसलिए आप इसका वैज्ञानिक नाम, इसके अदर नेम्स लाइक सोन चिरैया, शर्मिला पक्षी, ये सब आपको याद रखने हैं। और इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं। तो इस तरह आप याद करोगे तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष अपना आप सभी को पता होगा, खेजड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेजड़ी। ओके, सो अब खेजड़ी के ऊपर मैं एक दो और पॉइंट बता देता हूँ। खेजड़ी को रेगिस्तान का गौरव बोलते हैं, राजस्थान का कल्प तरु बोलते हैं, या थार का कल्प वृक्ष बोलते हैं। याद रखना, राजस्थान का कल्प तरु या थार का कल्प वृक्ष इसको बोलते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम होता है प्रोसेसिप्स सिनेरेरिया। याद रखना, प्रोसेसिप सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो आप इस तरह याद करो, जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे आपका राज्य वृक्ष है या आपका राज्य पक्षी है, इसमें आपको पता होना चाहिए एक तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम आपको इसका याद होना चाहिए। तो साइंटिफिक नेम आपको इसका याद रखना है, और इसका साइंटिफिक नेम है प्रोसेसिप सिनेरेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे 6 हो गए, 7वें पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखो आपके ऑप्शंस क्या क्या है। आपके ऑप्शंस है 7वें में, एक पहला ऑप्शन है गंगानगर व हनुमानगढ़। यहाँ पे क्या भूरी बलुई मिट्टी मिलती है? ठीक है, सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो देखो सुमेलित कौन कौन से है वो मैं बता देता हूँ। अलवर व जयपुर में कछारी मिट्टी मिलती है, बिल्कुल सही बात है। कोटा और झालावाड़ में काली मिट्टी मिलती है, सही बात है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी मिलती है, बिल्कुल सही बात है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी नहीं मिलती। तो वहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती है? वहाँ पे लवणीय मिट्टी मिलती है। ठीक है, गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में लवणीय मिट्टी की प्रधानता है।
हनुमानगढ़ में कैल्शियम युक्त मिट्टी भी पाई जाती है, ये भी आप याद रखना। जो हनुमानगढ़ है वहाँ पे कैल्शियम युक्त मिट्टी मिलती है, ठीक है, जिसके अंदर होता है Ca, कैल्शियम। और ये आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, इनमें पाई जाती है लवणीय मिट्टी, ठीक है, लवणीय मिट्टी पाई जाती है, ये याद रखना आप। ओके, लवणीय व क्षारीय मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लवणीय मिट्टी को बोलचाल की भाषा में रेय कहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा क्या हुआ? क्षारीय मिट्टी को बोलचाल की भाषा में भूरा ऊसर कहते हैं, ये भी सत्य है। ऐसी मिट्टियों के प्रबंधन में जिप्सम, चूना पत्थर, सल्फर पायरेट्स आदि का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। ऐसी मिट्टियों में चुकंदर, आलू, कपास जैसी फसलें नहीं उगानी चाहिए, नहीं, ये गलत बात है। आप उगा सकते हो, फसलें उगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी मिट्टी में। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आ जाएगा। देखिए याद रखना, अगर कोई मिट्टी लवणीय या क्षारीय होगी तो उस मिट्टी को ट्रीट कैसे करोगे आप, उसको शुद्ध मतलब उसको खेती लायक कैसे बनाओगे? देखो ऐसी मिट्टी में खेती बहुत अ, अच्छे से नहीं हो पाती, मतलब ये एक तरह से बंजर भूमि की तरह कार्य करती है। ऐसी मिट्टी में खेती अच्छे से नहीं होती जिसमें लवणीय क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। तो ऐसी जगह खेती करने के लिए आप यूज़ करते हो जिप्सम का। जिप्सम बहुत ही एक अच्छा मिनरल होता है, बहुत ही एक अच्छा खनिज है, जो मृदा की उर्वरा क्षमता को बढ़ाता है। और अगर मृदा लवणीय क्षारीय है तो उसकी उर्वरा क्षमता को बढ़ाता है और इसकी लवणीयता और क्षारीयता को शून्य करता है जिप्सम। तो जिप्सम बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका मिनरल होता है, जो राजस्थान में काफ़ी मिलता भी है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखना, जिप्सम की एक काबिलियत होती है कि वो लवणीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी को जो इसकी लवणीयता और क्षारीयता मिट्टी की उसको न्यून कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजेम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है, बिल्कुल सही है। और क्यों कम होती है, कारण भी देख लेते हैं। सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, ये बिल्कुल सही कारण है इसका, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो इसमें कौन सा उत्तर सही बैठ रहा है? हमारा सी वाला। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो नाइन्थ में आ जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। जो पीले और भूरे रंग की मिट्टी होती है ना, उसको बोलते हैं सिरोजेम, ठीक है। तो पीले और भूरे रंग की मिट्टी, ब्राउन एंड येलो, जो कलर होता है मिट्टी का, उस मिट्टी को सिरोजम मिट्टी बोलते हैं। और सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। और ये मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है? पाली, नागौर, अजमेर, ठीक है, और जयपुर जिले के काफी एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है। तो आपका यहाँ उत्तर हो जाएगा, मतलब दोनों आपके स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो टेंथ टेंथ क्या बोल रहा है क्वेश्चन? किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैंने आपको अभी अभी बताया था, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम ये जो मिट्टी की लवणता क्षारीयता को न्यून कर सकता है। लावणी किसको बोलते हैं? बहुत इजी है। लावणी होता है फसल पकने के बाद किसानों द्वारा उसको काटने की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये 11वां प्रश्न भी हो गया। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ 10वें प्रश्न में जिप्सम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? Ca, ठीक है, CaSO4, CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है, 2H2O। ऑलराइट, ये ठीक है, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। तो ये आपको याद रखना है, CaSO4 डॉट 2H2O, ये H है हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। CaSO4 डॉट 2H2O। ओके, 11th हो गया। चलिए 12th में चलते हैं। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म चुने, ठीक है। तो हमें यहाँ पे असुमेलित युग्म बताना है, मतलब कौन सा जो है इसमें मैच नहीं कर रहा। देखो, बाहु संगार और बिया ठट यठ, तो आभूषण है, अंग दे रखे हैं, तो हमें मैच करना है क्या ये आभूषण और अंग मैच कर रहे हैं। तो देखो ये बिल्कुल सही है, मतलब जो बाहु संगार है या बिया यठ है, वो हाथ व भुजा में पहना जाता है। भूजली, बाला, सुरग वाली, ये सही है, कान में पहनते हैं। मसूरिया, बेड़ी पागड़ो, सिंजनी, ये पैर में पहने जाते हैं, बिल्कुल सही है।
इसमें जो गलत मतलब जो असुमेलित युग्म होगा वो होगा डी, क्योंकि यहाँ पे नाक नहीं आएगा। यहाँ पे जो ये श्रृंगारपट्टी, सिरपेच, शिव तिलक, देखो यहाँ पे आप कीवर्ड से पता लगा सकते हो। सी है ना, सी मतलब यहाँ पे आ जाएगा नाक नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिर। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिर। तो और इसको पगड़ी आभूषण भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, मतलब असुमेलित युग्म हो जाएगा ये, यहाँ पे उत्तर आना चाहिए था सिर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, 13 क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। आपको इसको बिल्कुल आपको पता होना चाहिए विश्नोई संप्रदाय के बारे में एक एक चीज, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। तो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक का नाम था जाम्बोजी। अब मैं थोड़ा एडिशनल डिटेल दे देता हूँ। यह संप्रदाय देखो राजस्थान, और राजस्थान में खासकर, और उत्तर पश्चिमी भारत में एक पर्यावरण प्रेमी संप्रदाय है। एक चीज याद रखना, ये एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपको ये बहुत बार पूछा जा चुका है, और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसको स्टार मार्क कर लेना कि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना। दूसरी चीज, देखो जामोजी महाराज ने 29 नियम बताए थे, और विश्नोई समाज है ना 20+9 उन्हीं नियमों से बना है। विश्नोई समाज बना है, 20 को बोलते हैं हिंदी में 20, और +9 से है 9, तो बिश्नोई, उसी ये जो शब्द है ना ये 20+9 से बना है, विश्नोई। ठीक है, और देखो इस पंथ का जब ये बना था तो इसका मेन काम क्या था, हिंदुओं और मुस्लिमों में जो आडंबर और रूढ़िवादिता थी ना उसको खत्म करना, उसका काम था। उस इस पंथ का काम था उन रूढ़ियों और आडंबरों को खत्म करना, उनका खंडन करना। और इस जो आपका ये समुदाय है, ये जो आपका संप्रदाय है, उसका जो प्रमुख ग्रंथ है उसको बोलते हैं जम्मावाजी या शब्दवाजी। ठीक है, तो ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 14 क्वेश्चन, बड़ार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? तो ये बहुत इजी प्रश्न है, बड़ार का भोज रखा जाता है विवाह पे। 15 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखो यहाँ पे सारे ही सही सुमेलित है। राय का भेड़ बकरी ऊँटों का पालन, व्यवसाय करने वाली जाति ये राय का ही कहलाती है। मोचों का विशेष औजार रापी होता है। राखो रोग निवारणार्थ गर्म लोहे की केजनल दाग, बिल्कुल सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम 16वें प्रश्न पे, और ये आपके सामने, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री नरोत्तम लाल जोशी किस जिले से संबंधित थे? तो देखो नरोत्तम लाल जोशी जो थे वो आपके झुंझुनू जिले से संबंधित थे, और इनका जन्म हुआ था 1914 में। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राजस्थान विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो ये बहुत इजी प्रश्न है। वयस्क मतदाताओं द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, नहीं ये नहीं हो सकता। सभी नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बहुमत के आधार पर, ये भी गलत है। देखो इसमें याद रखना, बी और सी में आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। हम केवल वयस्क मतदाताओं की बात करते हैं, सभी नागरिकों की बात नहीं करते कभी भी। तो यहाँ पे उत्तर होगा वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से साधारण मतदान के द्वारा बहुमत के आधार पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 17 में सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, तो 18वां प्रश्न देख लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है? तो भाई वो होता है आपका 6 वर्ष का। देखो एक चीज याद रखना, विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों दो डिफरेंट जो है आपकी एंटिटीज है। विधानसभा तो होती है आपकी जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और विधानसभा में हमारे एमएलए बैठते हैं। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य अलग होते हैं, विधान परिषद को आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो ये चीज आप याद रखना। आपने कभी राज्यसभा लोकसभा सुना ही होगा, तो जैसे लोकसभा होती है ना वैसे लोकसभा की तुलना आप विधानसभा से कर सकते हो। ठीक है, और विधान परिषद की तुलना आप राज्यसभा से कर सकते हो, बस इतना याद रखना आप। और इसके एडिशनल डिटेल्स बता देता हूँ क्या होता है। देखो विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है पहली चीज तो, और इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल में जो है रिटायर होते हैं। इसलिए जो 1/3 सदस्य होते हैं हर दूसरे साल में जाते हैं, तो हर तीसरे साल, ठीक है, हर तीसरे साल चुनाव द्वारा खाली पदों को भरा जाता है, क्योंकि रिक्त हो जाते हैं पद। तो आपको ये चीज याद रखनी है।
विधान परिषद को कभी भंग नहीं कर सकते और इसका आकार विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। ये भी आप थोड़े से डिटेल्स याद रखना, ठीक है? और यहाँ पे इसके सदस्यों की संख्या 40 से कम भी नहीं हो सकती। तो कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं और इसका सदस्य बनने के लिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो आपकी आयु है वो कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 30 साल, ठीक है? तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 30 इयर्स की आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है? 30 इयर्स, मिनिमम 30 इयर्स की एज होनी चाहिए, तभी आप विधान परिषद का सदस्य बन सकते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में कितनी सीट है? तो देखो, विधानसभा की सबको याद होती है, लोकसभा की भी लोगों को याद रह जाती है, लेकिन राज्यसभा में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा 19वें में, वो हो जाएगा आपका ए उत्तर। तो आपकी विधानसभा में 200 है, लोकसभा में 25 है और राज्यसभा में 10 है। ओके, 20वां प्रश्न क्या बोल रहा है? राजस्थान में निर्वाचित प्रथम महिला लोकसभा सदस्य महारानी गायत्री देवी किस पार्टी से लोकसभा में चुनी गई थी? तो जो महारानी गायत्री देवी थी वो स्वतंत्र पार्टी से चुनी गई थी और इस पार्टी को किसने स्थापित किया था? राजगोपालाचारी। ये भी याद रखना, ठीक है? और एक ये भी याद रखना, जो महारानी गायत्री देवी थी वो राज्य से चुनी गई प्रथम महिला लोकसभा सदस्य थी, ठीक है? प्रथम महिला लोकसभा सदस्य थी, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, वो थी महारानी गायत्री देवी। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, इनसे रिलेटेड आप याद रखना। ओके, चलते हैं अब हमारे 21वें प्रश्न पे। तो 21वां प्रश्न क्या बोल रहा है? राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद का क्या नाम है? तो देखिए, राजस्थान से निर्वाचित जो प्रथम महिला सांसद थी उनका नाम था शारदा भार्गव। और इनके पिता का नाम भी आप जान लीजिए, जो कि बहुत फेमस नेता थे, उनका नाम था बिहारी लाल भार्गव। और ये राज्यसभा सदस्य थी, तो ठीक है, ये प्रथम महिला सांसद थी और ये प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य भी थी, ठीक है? तो ये याद रखना, शारदा भार्गव, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये, पूछा जा सकता है एग्जाम में। राज्य में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज्यादा किस जिले में लगते हैं? इजी प्रश्न है, नागौर में सबसे ज्यादा यहाँ पे लगते हैं। और कुछ कुछ आप जो है नेम याद रख लो। तो नागौर में देखो, अ, एक तो परबतसर, ठीक है, परबतसर में लगता है, तो ये आप याद रखना। और परबतसर, मेड़ता, तो ये सब एरियाज यहाँ पे ये मेले भरते हैं। और इसके अलावा जो कब ये मेले आयोजित किए जाते हैं, ये होते हैं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आयोजित होते हैं, ठीक है? 23वां प्रश्न, निम्न में से एक सही नहीं है। तो हमें सही नहीं है बताना है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारे पानी की झीलें, बिल्कुल सही बात है ये। सामर झील भारत की सबसे बड़ी खारी झील है, बिल्कुल सही बात है। नक्की झील राजस्थान में सबसे गहरी झील है, ये भी सही है। सही नहीं है, ये सही नहीं है। राजसमंद झील, देखो, राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर है, ये बिल्कुल सही बात है। यह उदयपुर जिले में, ये सही नहीं है। राजसमंद झील आपकी उदयपुर में नहीं है, ये तो राजसमंद झील राजसमंद में है, ठीक है? तो देखो, राजसमंद झील है वो राजसमंद में ही है, उदयपुर में नहीं है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है सही नहीं है। ऑलराइट, तो मैंने इसको मार्क कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। राजस्थान में मेवानगर प्रसिद्ध है, ठीक है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो राजस्थान में मेवानगर, देखो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखो, सूखे मेवों के निर्यात के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पार्श्वनाथ जैव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है वो, ठीक है? सो 24 का आंसर हो जाएगा ए, पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए, ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। गंग नहर, जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है, का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। तो गंग नहर का निर्माण गंगा सिंह जी ने कब करवाया था? तो इस नहर का निर्माण कराया गया था 1927 में, ठीक है? और देखो, ये क्यों, इसका निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने। और इस नहर का निर्माण इसलिए करवाया गया था क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी जिलों में बारिश बहुत कम होती है, ठीक है? तो इस चीज को आप याद रखना। तो पश्चिमी जिलों में बारिश कम होती है, इसलिए जो बीकानेर के तत्कालीन राजा थे गंगा सिंह जी ने इस नहर का निर्माण करवाया था, ताकि सिंचाई में इसका यूज कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 26 पे। ओके, देखो,
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जिसको रिको बोलते हैं, ने एक जापानी कंपनी से नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में जापानी इकाई स्थापित करने के लिए एक हस्ताक्षरित मतलब एक एमओयू साइन किया है। तो वह जापानी कंपनी कौन सी है? ठीक है, तो उस जापानी कंपनी का नाम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सोचिए आप एक सेकेंड। ओके, तो उसका नाम है मित्सुबिशी। ठीक है, तो मित्सुबिशी से एमओयू साइन किया है नीमराना के अंदर, जो है उसकी उसकी जो इकाइयां हैं वो स्थापित करने के लिए। ठीक है, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप अभी तो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, तो अभी आप ऐसा कर सकते हैं कि जो लेटेस्ट जो हैपनिंग्स हो रही है, जैसे जो अभी जो ये 27 क्वेश्चन है ये लेटेस्ट है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, एक तो आप याद रखना भिवाड़ी में जो भी हो रहा है ना डेवलपमेंट, वो वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है। मतलब भिवाड़ी एक तरह से हब बनता जा रहा है, राजस्थान का जो भिवाड़ी एरिया है। ठीक है, तो खुशखेड़ा भिवाड़ी, ये जो शब्द है ना, ये जो ये एरिया है, इसमें कई एमओयू साइन हुए हैं। इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। मैं एक अलग से करंट अफेयर्स की वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि भिवाड़ी में किन किन कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भिवाड़ी का आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि इस टाइम कौन सी कंपनी जो है सबसे ज़्यादा निवेश करिए भिवाड़ी में। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका मैं आंसर मित्सुबिशी से बता चुका हूँ। 27th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इसमें है कि 600 एकड़ भूमि किसको दी गई है? ठीक है, तो वो होंडा सियोल कंपनी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 28 पे। ओके, क्या है? पर्यटकों के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान में दूसरी ट्रेन 11 जनवरी 2009 से शुरू की गई। ठीक है, तो इस ट्रेन को किस नाम से जाना जाता है? तो इस ट्रेन को जाना जाता है राजस्थान, आप थोड़ा गैस करो एक बार, फिर मैं बताता हूँ आंसर इसका। इसका नाम है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा आपका। चलिए 29, भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छपनिया का अकाल के नाम से जाना जाता है, ये कब घटित हुआ था? तो ये अकाल घटित हुआ था आपका 1899 से 1900 के बीच। ओके, और इसको छपनिया का काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम विक्रम संवत 1956 चल रहा था। ठीक है, तो ये आप याद रखना है, एडिशनल डिटेल मैंने इसकी बता दी। छपनिया का काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस वर्ष विक्रम संवत 1956 चल रहा था। ऑलराइट, तो 30वें प्रश्न में आ गए हम। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह कौन सा जिला है? ठीक है, तो वह जिला है चित्तौड़गढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के जितने क्षेत्र को घेरे है वह कितना एरिया है जो पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान को कवर करता है? राजस्थान के पूरे एरिया में पश्चिमी मरुस्थल का कितना भाग है? सीधा सीधा प्रश्न है, तो इसमें सबको पता है, आपको बहुत ही ये प्रश्न है। 60% से अधिक भाग पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, ओके, और इसमें एरिया कौन कौन से कौन कौन से जिले आते हैं? बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, पश्चिमी नागौर, बाड़मेर। ठीक है, तो इन एरिया मतलब ये जो जिले मैंने बताया ना 5 आपके, तो इन 5 जिलों का दो लगभग 2/3 भाग वो मरुस्थलीय है। तो आप ये याद रखना, जैसलमेर, चूरू, पश्चिमी नागौर, बाड़मेर, ठीक है, और बीकानेर, इनका 2/3 भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। 56 बेसिन जिस जिले में है वह है, तो 32वें में आपका आंसर आ जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? मतलब किस जिले में न्यूनतम जो वायुदाब होता है, तो आपको ये बताना है। तो 33वें में जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जैसलमेर में, क्योंकि जैसलमेर बहुत गर्म हो जाता है, हवा हल्की हो जाती है, और भयंकर गर्मी के कारण यहाँ पे न्यूनतम जो है वायुदाब रहता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है, तो उस अपवाह तंत्र का नाम है बंगाल की खाड़ी। देखो, खारी नदी के बारे में मैं एक दो चीजें बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको अच्छे से डिटेल बताऊंगा। यह बनास की सहायक नदी है,
और उदयपुर जिले के बिजराल ग्राम से निकलती है। बिजराल गांव के पास की पहाड़ियों से निकलती है। तो आप याद रख लेना, पहली तो सहायक नदी किसकी है? बनास की। ठीक है, तो आप याद रखना बनास नदी उसकी सहायक है ये। सॉरी, ये पेन अच्छे से नहीं चला। ठीक है, तो ये बनास नदी की सहायक है और बिजराल ग्राम से निकलती है। ठीक है, बिजराल ग्राम से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। भिवाड़ी का कहरानी अभी हाल ही खबरों में, देखो मैंने कहा ना भिवाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। ठीक है, तो ये पूछ रहा है किसकी वजह से खबरों में रहा, तो सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री के कारण। अब देखो ये मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, बिजनेस स्टैंडर्ड, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, पढ़ना कभी, बहुत अच्छी न्यूज़ आती है उसमें बिजनेस रिलेटेड। तो उसमें एक एक पॉइंट आया हुआ था कि जो ये सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है, ये देखो ये किस कहाँ की है? फ्रांस की है। ठीक है, याद रखना ये फ्रांस की है। तो फ्रांस की ये कंपनी है और ये राजस्थान में जो भिवाड़ी में है ना, 1,000 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगाना चाहती है। 1,000 से ज्यादा की ही। अगर आप बिजनेस स्टैंडर्ड में देखोगे तो वहाँ पे 1,200 करोड़ लिख रखा है कि ये जो फैक्ट्री है वो 1,200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी एक कंपनी के द्वारा। तो 1,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक अकेले भिवाड़ी एरिया में आ रहा है, एक ही कंपनी के द्वारा। तो एक बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट होगी राजस्थान सरकार के लिए, अगर ये वो इसको जो है मतलब पूरा तरह सेटल कर देते हैं, मंजूरी वगैरह सब दे देते हैं, तो मतलब काफ़ी जो है नौकरियां जनरेट होगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रट लो, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। चलिए 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का स्वायत्त निकाय है, कहाँ स्थापित है? तो ये अपना स्थापित है जयपुर में। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं 37 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के जीव मंडल रिजर्व में हाल ही में एक और जुड़ा है, तो नवीनतम कौन सा है? देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, ये बदलते जीव मंडल रिजर्व बढ़ते रहते हैं। ठीक है, जो अभी लेटेस्ट ऐड हुआ है ना, वो पन्ना वाला ऐड हुआ है एमपी में। ठीक है, लेकिन अगर इन ऑप्शंस में देखें तो इन ऑप्शंस के हिसाब से लेटेस्ट है कोल्ड डेजर्ट, जम्मू कश्मीर वाला, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला जो एरिया है, वहाँ पे जो कोल्ड डेजर्ट है वो है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट। तो ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपको पूरी लिस्ट पढ़नी है, ज़्यादा नहीं है। जीव मंडल रिजर्व थोड़े बहुत ही हैं, तो उनकी लिस्ट आपको रटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप विकिपीडिया से जाके इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी डिटेल्स दे रखी है वहाँ पे। 38वां प्रश्न क्या है? निम्न में से एक सही नहीं है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में एक नई निवेश नीति जारी की गई, विक्रय कर में 30% छूट 10 वर्षों तक चालू रहेगी, नए रोजगार पर 20% सहायता दी जाएगी। इससे पूर्व यह नीति कब लागू की गई थी? 2008 में लागू की गई थी। तो देखो थोड़ा करंट वाला है, तो आप इसका लेटेस्ट पढ़ सकते हो, वैसे इसका आंसर हो जाएगा पूर्व नीति 2008 में लागू की गई थी। ये गलत है। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। चलिए 39 पे चलते हैं। ओके, क्या बोल रहे हैं? राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जीण माता। तो जीण माता का गीत सबसे लंबा है। और जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर से 15 किलोमीटर दक्षिण में खौस नामक गांव में स्थित है और 3 पहाड़ियों से घिरा है मतलब ये एरिया। तो जीण माता का मंदिर है सीकर से 15 किलोमीटर दूर खौस नामक गांव में। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और सबसे लंबा गीत जीण माता का ही है। लास्ट प्रश्न आज का। राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, महाराजा गंगा सिंह। तो मैं इसका थोड़ा सा डिटेल देता हूँ आपको। जो बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह, ये मदन मोहन मालवीय। और ये मदन मोहन मालवीय कौन है? जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। और फिर उन्होंने हेल्प ली थी महाराजा गंगा सिंह जी की। और महाराजा गंगा सिंह जी ने फिर बहुत सारा जो है दान दिया था ताकि ये विश्वविद्यालय खुल सके। क्योंकि महाराजा जो गंगा सिंह जी थे वो मदन मोहन मालवीय जी के बहुत मतलब बहुत ही अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त थे।
तो इसलिए उनके कहने पर उन्होंने काफ़ी दान दिया था और इसके निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस प्रकार आपका 40 जो 40वां प्रश्न है, उसका आंसर भी मैंने आपको दे दिया। तो आप जो है, मैंने वो पीडीएफ, जिन्होंने भी नहीं किया है वो एक बार खुद से इसको कर लें। मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। इसकी पीडीएफ बना के भी मैं शेयर कर दूंगा। अगर किसी को पीपीटी खोलने में दिक्कत है तो पीडीएफ भी मैं इस वीडियो के लिंक के साथ ही टेलीग्राम पे यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो आप सभी प्लीज़ मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो। तो देखो इसका फ़ायदा क्या होगा टेलीग्राम को ज्वाइन करने का। आपको समय समय पे अपडेट्स मिलते रहेंगे, मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसके। इसके अलावा मैं और भी जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, पढ़ने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, मेरे पर्सनल नोट्स, सब कुछ मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे बने रहिए। इसमें मैं जो भी आपको डॉक्यूमेंट देता हूँ, आप प्लीज़ उसको रीड कर लीजिए। वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे अभी केवल 302 लोगों ने इस जो है मॉक टेस्ट को देखा है। मैं चाहता था कि कम से कम आधे लोग तो देखें। अराउंड 800 लोग जुड़े हुए हैं तो 400 तो कम से कम देखो, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ठीक है? तो प्रैक्टिस के लिए आप प्लीज़ पहले मॉक टेस्ट देखो, खुद से सॉल्व करो, फिर आंसर्स देखो मेरे वीडियो में जो मैंने बताया। अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो अब मैं बनाऊँगा करंट अफेयर्स की, और मैं कोशिश करूँगा कि दिसंबर जनवरी के करंट अफेयर्स आपको एक ही वीडियो में कंक्लूड कर दूँ। और वो वीडियो काफ़ी बड़ी बनेगी वैसे। तो उसके लिए मैं जो है, हो सकता है उससे पहले मैं एक और वीडियो बना दूँ। एक मैं प्राचीन भारत की वीडियो पे भी काम कर रहा हूँ, तो वो वीडियो भी मैं आपको बना के शेयर कर दूँगा, जैसे मुझे वक़्त मिलेगा। तो अब जीके की वीडियोस में मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, इंडियन जीके भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने प्राचीन भारत की वीडियो, मतलब मैंने पीपीटी वगैरह तैयार कर रखी है, तो मैं आपसे जल्दी वो वीडियो बना के शेयर कर दूँगा। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि वो जीके वाली जो वीडियो है, वो थोड़ा-सा उसमें अभी काम बाकी है, वो जैसे हो जाती है, फिर मैं वो आपको शेयर कर दूँगा वीडियो के माध्यम से। तो इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए, आपको लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।